हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 25 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 25 से यहाँ पर 18 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 37 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 25 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। तो मेरे भाई 25 से यहाँ पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7। और मेरे भाई इस 7 का क्या किया गया है, यहाँ पर इस 7 को 3 के साथ में किया गया है गुणा। यदि हम 7 को 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 तिये 21। और मेरे भाई इस 21 में से भी यहाँ पर -3 करके यहाँ पर लिखा गया है 18। और ध्यान से देखिए 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 37 के अंदर और इस 37 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 37 की दोनों संख्याओं को आपस में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 37 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 3 मिलकर बन जाएगा 10। और इस 10 का भी हम क्या कर देंगे, 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 का गुणा 3 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10 तिये 30। और मेरे भाई इस 30 में से हम क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। तो 30 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 27। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 27। अब हमें देखना है कि संख्या 27 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 27 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और जिस भी अभ्यर्थी ने इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कर दिया, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर
क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर संख्या दी गई है 25 है। 25 क्या है, तो मेरे भाई 25 है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 25 के आगे क्या है 37 है। 37 क्या है, तो मेरे भाई 37 है 6 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए आगे क्या है, आगे है संख्या 49 है। 49 क्या है, तो मेरे भाई 49 है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 25 क्या था 5 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या है 37 है। 37 है मेरे भाई 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5 से जस्ट अगली संख्या है 6। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर है। तो 7 से अगली संख्या निकालेंगे, 7 से अगली संख्या कौन सी होती है 8 होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर इसके अंदर क्या कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि संख्या 65 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 65 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सीरीज को ध्यानपूर्वक देखना है और यह पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है और सीरीज घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 210 है, उसके बाद में 195, 195 के बाद में 175 है, 175 के बाद में 150 है, 150 के बाद में 120 है और 120 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ये सीरीज कंटिन्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए ये सीरीज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि फर्स्ट में दिया गया है 210 है, उसके बाद में हमें दिया गया है 195। तो 210 से 195 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 210 में से क्या कर दें -15 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 195। फिर देखिए 195 के बाद में दिया गया है 175 है, तो 195 से 175 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 195 से क्या कर दें -20 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 175 है। फिर देखिए 175 से कितना बन रहा है 150 है, तो 175 से 150 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 175 में से क्या कर दें -25 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 150 है। फिर देखिए 150 के आगे दिया गया है 120 है, तो 150 से 120 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 150 में से क्या कर दें -30 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 120। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 120 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहां पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर क्या हुआ -15, उसके बाद में क्या हुआ -20, उसके बाद में क्या हुआ -25, उसके बाद में क्या हुआ -30, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है। देखिए -15, -20, -25, -30, यानी कि सभी में क्या है 5-5 का अंतर है। तो यहां पर देखिए यहां पर है 15, 15 के अंदर +5 कर देंगे हो जाएगा 20, 20 के अंदर +5 कर देंगे हो जाएगा 25, 25 के अंदर +5 कर देंगे हो जाएगा 30। अब 30 से अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 30 के अंदर भी +5 कर देंगे, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 हो जाएगा। यानी कि 30 के बाद में यहां पर संख्या माइनस होगी 35। यानी कि यदि हम क्या करें 120
120 में से -35 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या कर देंगे, 120 में से -35 कर देंगे। तो 120 में से -35 कर देंगे तो यहाँ पर संख्या बचेगी 85, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 85। अब हमें देखना है कि संख्या 85 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 85 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर हमने मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और यदि आप ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जा रहा है। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 85 प्लस क्वेश्चनों का स्कोर आराम से कवर कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस श्रृंखला में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के सीरीज वाले प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 9 के बाद में 12 के बाद में 11 के बाद में 14 के बाद में 13 के बाद में प्रश्न चिन्ह और प्रश्न चिन्ह के बाद में संख्या दी गई है 15। यानी कि सीरीज को यदि आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई सबसे पहले देखिए संख्या दी गई है 9 के बाद में संख्या दी गई है 12, यानी कि पहले संख्या छोटी से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। फिर देखिए 12 के बाद में दिया गया है 11, यानी कि बड़ी संख्या से फिर क्या हो रही है, छोटी हो रही है। फिर देखिए 11 से कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, यानी कि छोटी से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। फिर देखिए 14 से कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, यानी कि बड़ी संख्या से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। जब भी आपको सीरीज के अंदर लगे कि पहले संख्या छोटी उसके बाद में बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी, इस टाइप से संख्या दी गई है, उस टाइप के सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहां पर हम क्या करेंगे, इस सीरीज को सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले संख्या 9 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है, 11। तो 9 से 11 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11। फिर देखिए 11 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है, 13। तो 11 से 13 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है, 15। तो 13 से 15 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 13 के अंदर भी क्या कर दें, +2 कर दें तो 13 और 2 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई जो सीरीज छूट गया उसको हम सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पर है 12 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना बन रहा है, 14।
12 से 14 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। फिर देखिए 14 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो देखिए मेरे भाई 12 से 14 बनाने के लिए क्या किया है, +2। तो 14 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे +2। तो मेरे भाई 14 के अंदर +2 कर देंगे तो 14 और 2 मिलकर बन जाएगा 16, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 16 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग, तो नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आपके सामने जो ये वाला समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर जो बोला गया है उन सभी का अर्थ क्या करेंगे, समीकरण के अंदर रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमें बोला गया है कि प्लस का अर्थ है माइनस, तो मेरे भाई प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि भाग का अर्थ है प्लस है, तो भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि गुणा का अर्थ है भाग, तो गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनाएंगे, पहले 10 फिर क्या है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग। उसके बाद में 5 यहाँ पर लिख देंगे 5, फिर क्या है भाग, भाग का अर्थ है क्या प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। उसके बाद में 3 फिर क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। उसके बाद में 2, फिर देखिए 2 के बाद में प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, फिर लिख देंगे 3। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे भाग। तो मेरे भाई देखिए यदि हम 5 का भाग 10 में देंगे तो ये चला जाएगा 5 दूना के 10। फिर यहाँ पर बच रहा है देखिए आगे क्या है, प्लस का 3, तो यहाँ पर कर देंगे +3, ठीक है। फिर क्या है गुणा में 2, उसके बाद में है -3। अब मेरे भाई देखिए भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सबसे पहले है 2, उसके बाद में देखिए क्या है प्लस है, फिर क्या है 3 गुणा में 2, तो 3 गुणा में 2 करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, उसके बाद में है -3। फिर मेरे भाई क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस के को घटा देंगे। तो प्लस का 2 है, प्लस का 6 है, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से यदि हम 3 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो मेरे भाई इस समीकरण का मान आएगा 5। और ध्यान से देखिए 5 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो मेरे भाई 5 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है देहरादून में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी।
मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड का, ऑप्शन सी है बेंजोइक एसिड का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक के अंदर भी आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी है हेनरी, ऑप्शन सी है पास्कल और ऑप्शन डी है वेबर। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है वेबर। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गति का प्रसिद्ध नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन ए वैज्ञानिक डाल्टन ने, ऑप्शन बी वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन सी वैज्ञानिक गैलीलियो ने और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक थॉमसन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गति का प्रसिद्ध नियम दिया था वैज्ञानिक न्यूटन ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मेरे भाई याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई यदि आप एग्जाम की तैयारी को अच्छे से परखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा YouTube चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नेम से। उस YouTube चैनल पर रोजाना सुबह मेरे भाई 9:15 पर प्रैक्टिस सेट होता है, तो जो भी अभ्यर्थी वो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और मेरे भाई वो प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री हमने रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग 21%। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है
कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। तो याद रखना, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है लगभग 78%। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि CO2 गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी है। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए पाचन करना, ऑप्शन बी है रक्त संचार करना, ऑप्शन सी है शोषण करना और ऑप्शन डी है उत्सर्जन करना। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हृदय का मुख्य कार्य होता है रक्त संचार करना। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वाष्पन, ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है अपघटन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एंटीबॉडी शरीर में किसके खिलाफ बनती है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एंटीबॉडी शरीर में रोगाणुओं के खिलाफ बनती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त में प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी है संक्रमण को रोकना, ऑप्शन सी है रक्त का थक्का बनाना और ऑप्शन डी है पोषण देना। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्त में प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका होती है रक्त का थक्का बनाना। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो याद रखना, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विटामिन के है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोबाइल फोन किस प्रकार की तरंगों पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंगों पर, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगों पर,
ऑप्शन सी है विद्युत तरंगों पर और ऑप्शन डी है सौर तरंगों पर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोबाइल फोन रेडियो तरंगों पर कार्य करता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है स्फाइग्मोमैनोमीटर और ऑप्शन डी है थर्मामीटर। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मेरे भाई मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। मेरे भाई व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेगा वो मेरे भाई एग्जाम के अंदर लगभग 85 प्लस क्वेश्चनों को आराम से कवर कर जाएगा। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे घुमाकर भी पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।